के पीछे अगर आइटिस लगा देंगे, दिस विल कम इन अदर टर्म्स ऑल्सो, सो आप ध्यान रखो. आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, आर्थरासिस मीन्स जॉइंट्स. जब ये दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देंगे तो बनता है टर्म आर्थराइटिस. सो दिस आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. आर्थराइटिस का सिंपल मीनिंग है जब बॉडी में जॉइंट रीजन पे इन्फ्लेमेशन होगा. Inflammation of the joints. Now, what will be the symptoms of inflammation? इन्फ्लेमेशन, किसी भी इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स क्या होंगे? वो एरिया रेड हो जाएगी, वो एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, वो एरिया में पेन होगा, वो एरिया में मूवमेंट स्टिफ हो जाएगा. जितना फ्रीली आपका जॉइंट पहले मूव हो रहा था, वो पेन और स्वेलिंग की वजह से आप मूव नहीं कर पाओगे. सो देयर विल बी स्टिफनेस एट द जॉइंट. लोकल टेम्परेचर वो एरिया पे, बिकॉज ये सब इन्फ्लेमेशन हुआ है, रेडनेस स्वेलिंग हुआ है, लोकल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट. उतना अच्छे से मूव नहीं हो पाएगा आपका जॉइंट. Write down all these points with arthritis. It is inflammation of the joint. किसी भी इन्फ्लेमेशन के कॉमन सिम्टम्स होंगे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट. व्हेन इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगी. There will be restriction in the movement in the joints. ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिखो विथ आर्थराइटिस. एंड सी इट इज कॉमन. हमको भी कहीं अगर चोट लगती है तो वो एरिया रेड हो जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है वो एरिया में. अगर ये जॉइंट पे है वो मूवमेंट, तो फिर जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. वो एरिया अगर जॉइंट की है तो जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. चलो नेक्स्ट. So this arthritis, this inflammation at the joints, inflammation of the joints can be of 4 types. आप लोग लिखोगे ये 4 types. Osteoarthritis, gouty arthritis, rheumatoid arthritis, infectious arthritis. This arthritis, it will be of 4 types. Osteoarthritis, gouty arthritis, rheumatoid arthritis, infectious arthritis. We are going to see today what is osteoarthritis, what is gouty arthritis. अब needless to say, इन सब में वो जो हमने कॉमन सिम्टम्स लिखे, आर्थराइटिस के जो कॉमन सिम्टम्स लिखे हमने, वो सब रहेंगे. Everywhere there will be pain at the joint, there will be swelling, there will be redness, there will be stiffness in movement. बट इन सब के रीजंस, इन सब का कॉज अलग अलग होता है. इन सब का कॉज अलग अलग होता है. ऑस्टियोआर्थराइटिस में अलग कॉज होगा, गाउटी आर्थराइटिस में अलग कॉज, रूमेटाइड आर्थराइटिस में डिफरेंट कॉज, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस में डिफरेंट कॉज. चलो, सो फर्स्ट वी सी व्हाट इज osteoarthritis. Osteoarthritis is the degeneration of articular cartilage. 2 बोन्स के बीच में थोड़ा सा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है. तो आर्टिकुलेशन वाली एरिया पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं, ये देखो, दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, दिस पिंक थिंग. ये ब्राउन वाला एक बोन है, नीचे का ब्राउन वाला दूसरा बोन है. उनके बीच में ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, अगर ये धीरे धीरे डीजेनरेट होता गया, सी दिस इज शोइंग कि ये कार्टिलेज डीजेनरेट हो रहा है, कार्टिलेज डेड और डाई हो रहा है. when there is degeneration of this articular cartilage, तो
तो ये दो बोन्स जो हैं एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, रब रब होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते हैं। एक्चुअली ये कार्टिलेज प्रिवेंट करता है दो हार्ड सब्सटेंसेस का साथ में मीटिंग। बट जब ये डीजनरेट होता जाएगा ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो ये बोन जो है एक दूसरे के ऊपर घसते हैं, दे रब अगेंस्ट ईच अदर। सी bone is exposed, लिखो फर्स्ट पॉइंट, bone will be exposed. Osteoarthritis में there is degeneration of articular cartilage. Write this first point. We saw what is articular cartilage. Now you write that the bone is exposed because cartilage degenerate हो रहा है, तो bone expose हो जाता है. Bony spurts or bony outgrowth will be seen. बोन के ऊपर, नाउ बिकॉज दिस बोन इज रबिंग अगेंस्ट द अदर बोन, बोन का ये जो स्मूथ सरफेस था, यहाँ से देखो छोटे छोटे एलिवेशंस डिप्रेशंस बन जाते हैं। सी छोटे छोटे एलिवेशंस डिप्रेशंस बन जाते हैं, इसको बोलते हैं बोनी स्पर्ट्स। मतलब एक बोन से ये पॉइंटेड एरियाज निकली हैं ऐसे। सो बोनी स्पर्ट्स विल बी फॉर्म्ड, बोनी आउटग्रोथ विल बी सीन, bone is exposed, extreme pain, tenderness on movement, थोड़ा सा भी मूव किया तो बहुत ज़्यादा टेंडर रहेगा, बहुत पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी जॉइंट पे, बर्निंग सेंसेशन होगा एट द जॉइंट। इट इज कॉमन इन द नी रीजन, इन द स्पाइन, इन द हैंड्स। This osteoarthritis, it is common in the knees, common in the spine, common in the hands. So these are the symptoms. ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ये symptoms होंगे उसके। You write down degeneration of the articular cartilage which is present between the two bones. उसकी वजह से bone expose हो जाएगा, bony outgrowths will be seen, there will be extreme pain, tenderness on movement, swelling हो जाएगी, joint पे burning sensation होती रहेगी, and it is more common in the knees, in the spine, spine means your vertebral column, and then in the hands. Next, yes, next, the cause. ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज रहेगा एजिंग। विथ एज भी ऐसा होता है कि वो आर्टिकुलर कार्टिलेज वो डीजनरेट होता जाता है, धीरे धीरे उसकी थिकनेस कम होती जाती है। ओबेसिटी, जब बहुत ज़्यादा वेट पड़ेगा उस कार्टिलेज पे, वाइल वी आर वॉकिंग, अगर वेट ज़्यादा है तो बोन्स को वो पूरा वेट उठाना पड़ता है बॉडी का। सो व्हेन देयर इज एक्सट्रीम ओबेसिटी, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो घसता जाता है, वो डीजनरेट होता जाता है। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन साइनोवियल फ्लूइड, अब दो मूवेबल बोन्स के बीच में, साइनोवियल फ्लूइड मीन्स ये मूवेबल जॉइंट्स हैं, डायआर्थरोसिस है। सो जब ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा तब भी ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजनरेट होता है। जब मसल्स वीक हो जाएंगे वो एरिया के, तो that will also lead to degeneration of the articular cartilage and poor nutrition. When there is poor nutrition, तो धीरे धीरे ये cartilage degenerate होता जाता है। So this is called osteoarthritis. आप लिखो cause, आप लिखो उसके symptoms, बट सबसे मेन आपके काम का है that osteoarthritis is degeneration of the cartilage और उसके कॉमन सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में वही चीज़ें आएगी, पेन, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, टेंडरनेस एट द जॉइंट, रेडनेस एट द जॉइंट, बोनी स्पर्ट्स, यस स्वेलिंग, बोनी आउटग्रोथ्स, ये स्पेशल रहेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस को, बोनी आउटग्रोथ्स। चलो, यस मैम यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड डिक्रीज हो रहा है, तो मैम ये डायआर्थरोसिस में ही होगा क्या बस? हाँ, मतलब दूसरों में भी हो सकता है, बट डायआर्थरोसिस में इसका जो कॉज रहेगा वो साइनोवियल फ्लूइड डिक्रीज हो रहा है इसलिए रहेगा। एंड एक्चुअली ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, व्हेन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, तो ये
सिनकॉन्ड्रोसिस और डायआर्थरोसिस, ये वाले जॉइंट्स में ही कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगा. सिनआर्थरोसिस में कार्टिलेज इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द टू joints. So we are yet to see the structure of this synovial cavity जो यहाँ पे बनती है, वो हम देखेंगे. चलो ये देखो, ये दो बोन्स हैं. दे आर कवर्ड बाय कार्टिलेज विच इज कॉल्ड आर्टिक्यूलर कार्टिलेज. मतलब आर्टिकुलेशन की जगह पे, आर्टिकुलेशन मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू बोन्स. आर्टिकुलेशन मतलब मीटिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं जॉइंट. जॉइंट इज द आर्टिकुलेशन, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स. बट ये दो हार्ड बोन्स एक्चुअली एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं. इनके बीच में, इनके ऊपर, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे हमेशा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है. जब ये कार्टिलेज ब्रेक डाउन होना चालू होता है, देखो क्रैक्स आ रहे हैं कार्टिलेज में, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो बोन एक्सपोज होता है. बोन एक्सपोज होता है और फिर यहाँ से बोनी आउटग्रोथ्स आते हैं. दिस इज व्हाट विल बी सीन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस. ओके, धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं. क्लिकिंग या क्रैकिंग साउंड्स आते हैं जॉइंट पे. पेन होगा, स्टिफनेस होगा, स्वेलिंग होगा, बोनी स्पर्ट्स होंगे, मतलब कि बोनी आउटग्रोथ्स होंगे. रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ हार्ड टू बेंड डाउन, इट इज़ हार्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स. जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टेयर्स चढ़ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है नीचे झुकना, कुछ भी चीज़ ज़मीन से उठानी है तो, बिकॉज देर इज़ पेन एट दीज जॉइंट्स. सो वही चीज़ें हैं जो हमने लिखी हैं. यू नीड नॉट राइट इट अगेन. ये वाला पॉइंट चाहिए तो आप लिख लो. रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी होगा बिकॉज पेन होगा जॉइंट्स पे. और अगर ये एक ही साइड का जॉइंट्स पे अफेक्ट हुआ और ये साइड के जॉइंट्स पे नहीं अफेक्ट हुआ तो बॉडी में एसिमेट्री हो जाएगी. मतलब बॉडी सिमेट्रिकल नहीं दिखेगी. ये साइड में स्वेलिंग रहेगी जॉइंट्स पे, ये साइड नहीं रहेगी. सो अगर एक ही साइड अफेक्ट हुआ तो बॉडी में एसिमेट्री दिखेगी. इतना डिटेल में आपके लिए नहीं है बट स्टिल आप सिर्फ समझ लो. नेक्स्ट नाउ वही चीज़ है, देखो जॉइंट का स्टिफनेस, जॉइंट का स्वेलिंग, पेन विथ एक्टिविटी. रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाएगा. मतलब अगर हम ये पूरे सर्कल में हाथ घुमा सक रहे थे तो आप थोड़ा सा ही घुमा सकेंगे. टेंडरनेस रहेगी. All right. Next we will see rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is autoimmune. सब लोग लिखो rheumatoid arthritis के साथ. It is autoimmune disorder. It is autoimmune disorder. Autoimmune मतलब क्या होता है? बॉडी खुद अटैक करती है बॉडी के सेल्स को. बॉडी खुद अटैक करती है बॉडी के सेल्स को. बॉडी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, देखो बॉडी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट और आइडेंटिफाई इट्स नॉर्मल सेल्स एंड फॉरेन सेल्स. बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है कि ये मेरे बॉडी का खुद का हेल्दी सेल है कि फॉरेन बॉडी है. तो बॉडी अटैक करती है खुद के सेल्स को. ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और ऐसा डिसऑर्डर जो जॉइंट पे होता है, जहाँ बॉडी को जॉइंट पे जो भी सेल्स हैं, हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं और बॉडी उनको अटैक करती है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस. सो इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ओन जॉइंट कैप्सूल. जॉइंट पे ये जो कैविटी बनती है, साइनोवियल कैविटी, उसको जॉइंट कैप्सूल भी बोलते हैं. बॉडी अटैक करती है ये जॉइंट कैप्सूल को. साइनोवियल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट रहेगी साइनोवियल जॉइंट पे, उसका इन्फ्लेमेशन होगा. बहुत ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन होगा. तो अगर अब छोटा सा बलून है, उसमें अगर बहुत सारा पानी भर दिया तो प्रेशर इंक्रीज होता है बलून के अंदर. वैसे ही साइनोवियल कैविटी, जो दो बोन्स के बीच में जो कैविटी बनती है, साइनोवियल कैविटी इन साइनोवियल जॉइंट्स, अगर वहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड आ गया, साइनोवियल फ्लूइड, तो प्रेशर इंक्रीज होता है इनसाइड द साइनोवियल कैविटी.
स्वेलिंग दिख के आती है जॉइंट पे, और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसमें इन्फ्लेमेशन रहता है, वो कार्टिलेज को भी डिस्ट्रॉय करते जाता है। ये हाई प्रेशर, ये इन्फ्लेमेशन, ये कार्टिलेज को इरोड करता है। इरोड मतलब उसको घसता जाता है, डिस्ट्रॉय करता जाता है, उसकी लेयर निकलती जाती है। So write down all these points with rheumatoid arthritis. It is autoimmune disorder. Body will attack its own cells. Body cannot differentiate or identify its normal cells and foreign cells. इम्यून सिस्टम बॉडी का जब खुद के जॉइंट कैप्सूल को अटैक करता है, वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट होगा, उससे प्रेशर बढ़ जाएगा जॉइंट पे। प्रेशर बढ़ेगा, स्वेलिंग आएगी, पेन होगा, वही सारी चीज़ें जो आर्थराइटिस में हमने कॉमन में देखा था। रिड्यूस्ड मूवमेंट हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा एट द जॉइंट्स। Done with writing this? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. आप लोगों के लिए एमसीक्यू में एक ही पॉइंट आएगा, विच इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट्स। सो ऑटो इम्यून इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या अमंग्स द आर्थराइटिस विच वन इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून मतलब बॉडी खुद से अपने सेल्स को अटैक कर रही है, सिलेक्ट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है फिंगर्स पे। इट इज मोर कॉमन इन द फिंगर रीजन, मतलब phalangeal joints में। However, it can be seen at other places also, but more common in the finger joints. हाँ बोलो। मैम वो जॉइंट कैप्सूल हमने लिखा है तो उसे और क्या बोलते हैं? उसको ही साइनोवियल कैविटी भी बोलते हैं। हम जब साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल फ्लूइड ये सब का देखेंगे, तब ये चीज़ अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। ओके मैम। ओके, आपके लिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट वो नहीं लिया है, वो लेंगे। मैम हाँ बोलो। मैम वो साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन नहीं समझा मैम। ओके ओके, मैं बताती हूँ। साइनोवियल जॉइंट का मैं ये बताऊँगी डायग्राम, उसमें बताऊँगी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन कौन सी है। ओके, चलो नेक्स्ट लिखो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। मतलब किसी भी चीज़, हम कब बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है? जब कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया है अपने को, या इन्वेडिंग पैथोजेंस आ जाते हैं जॉइंट पे। सो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस नाम से ही बता रहा है कि इन्फेक्शन हो गया है जॉइंट पे। इन्फेक्शन हुआ है मतलब या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, या तो कोई वायरस आया है, कोई भी पैथोजन आया है जो जॉइंट के स्ट्रक्चर पे, जॉइंट के रीजन में आया है। उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन, टेंडरनेस होगा जॉइंट पे, स्वेलिंग भी आएगी। एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ देके, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन देके। एंटी माइक्रोबियल इज जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे, दे आर एंटी माइक्रोबियल्स, दे कैन ट्रीट इट। मतलब अगर डिटेक्ट हो गया कि सिंपल माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो सिंपल एंटी माइक्रोबियल्स देंगे और उसको ट्रीट कर देंगे। दिस इज नॉट अ वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि कार्टिलेज वगैरह ये सब कुछ अफेक्ट नहीं होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन वगैरह अफेक्ट नहीं होती है, जो हमने पहले वाले आर्थराइटिस में देखे हैं। सिंपल इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है जॉइंट पे, इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फेक्शन हुआ है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं वहाँ पे, वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए इन्फेक्शन हुआ है। तो जॉइंट पे थोड़ा सा पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर सीन इन्वेडिंग द जॉइंट, ये है साल्मोनेला, शिगेला, गोनोरिया। साल्मोनेला, शिगेला, गोनोरिया, ये कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन करते हैं, जॉइंट पे इन्फेक्शन करते हैं। पैथोजेंस दे रिलीज एट द जॉइंट। Ma'am, यस,
वो सेकेंड लास्ट पॉइंट एक बार बताओ ना. नॉट अ सीवियर वन, मतलब ये उतना सीवियर डिजीज नहीं रहेगा, ठीक है, ट्रीटेबल है, इसमें कार्टिलेज वगैरह इतना कुछ अफेक्ट नहीं होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने देखा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज अफेक्ट हो रहा था, बोन से वो आउटग्रोथ्स निकल जा रहे थे, बोन का स्मूथ सरफेस पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, वो सबको ट्रीट करना डिफिकल्ट है, ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ माइल्ड फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस. ओके मैम. मैम यस, मैम तो इससे पहले जो हमने डिसऑर्डर्स देखे वो ट्रीट नहीं कर सकते? वो ट्रीटेबल हैं, ये ऑटो इम्यून वाला थोड़ा सा ट्रीटेबल नहीं रहता है, हाउएवर वी ट्राई, बट ये वाले, अब ये अगर कार्टिलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो ही गया है और बोनी आउटग्रोथ्स आ ही गए हैं तो ये ट्रीट करना डिफिकल्ट रहता है, ये थोड़े सीवियर फॉर्म्स हैं, ये माइल्ड फॉर्म है, सिंपल इन्फेक्शन हुआ है उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दे के ट्रीट हो जाता है. अच्छा मैम. नेक्स्ट इज ओके, दिस नॉर्मल नी इज सीन, और देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज डीजनरेट हो रहा है, ये पर्पल वाला जो है वो कार्टिलेज है, तो धीरे धीरे वो कार्टिलेज जहाँ जहाँ से डीजनरेट हो रहा है वहाँ से बोन एक्सपोज होता जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे वो एरिया में. मैम यस, मैम तो ये सब इंटरनली होगा क्या मैम, मतलब अगर एक्सटर्नली कोई एक्सरसाइज करते हैं तब ऐसा नहीं होगा क्या कार्टिलेज? बेटा ये स्वेलिंग अगर आएगी तो दिखेगी एक्सटर्नली भी, ओके, Yes, और ma'am. पेन भी होगा, मतलब कौन से रीजन में पेन हो रहा है ये हम एक्सटर्नली हाथ लगा सकते हैं कि नी पे पेन हो रहा है, लेफ्ट नी पे हो रहा है कि राइट नी पे हो रहा है, ऑलराइट. सो स्वेलिंग एंड ऑल, रेडनेस भी बहुत केसेस में रेडनेस भी दिखती है एक्सटर्नली, इट डिपेंड्स कि कौन से लेवल का कितना सीवियर है वो. नेक्स्ट इज गाउटी आर्थराइटिस. गाउट, ये वर्ड आता है अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स से. इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आप लोगों के लिए कि यूरिक एसिड ये बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये 3 फॉर्म्स में एक्सक्रीट करती है यूरिन के साथ. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ये एक्सक्रीट होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में. जब यूरिक एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यूरिन में, देखो, इफ़ यूरिक एसिड इज़ नॉट एक्सक्रीटेड आउट प्रॉपरली, या उसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, इट इज़ फॉर्म्ड मोर एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड लेस, तो उसका जो फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन का बैलेंस है वो नहीं बनता है, तो ये यूरिक एसिड क्या है, ये जाके अक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे. देखो देखो ये जॉइंट है, दिस इज जॉइंट बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, बोलो मुझे ये क्या है और ये क्या है? Metatarsal and phalanges. यस, मेटाटार्सल्स एंड मेटाटार्सल एंड फैलेंज. ये देखो यहाँ पे ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अक्यूमुलेट हो गए जॉइंट के बीच में. जब ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का अक्यूमुलेशन दिखता है ऐसे जॉइंट्स पे, उसकी वजह से जॉइंट पे स्वेलिंग आ जाती है. सी, बाहर से ये स्वेलिंग दिखेगी, पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ये सब दिखेगा, डॉक्टर पहले तो लोकल एंटी माइक्रोबियल्स दे के देखेगा कि सिंपल इन्फेक्शन हुआ होगा जॉइंट पे, नहीं अगर स्वेलिंग नहीं कम हो रही है तो फिर एक्सरे लेके चेक करते हैं, तो एक्सरे में ये दिखता है कौन से बोन्स के बीच में ये ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अक्यूमुलेट हुए हैं जॉइंट के बीच में. सो आप लोग लिखोगे गाउटी के साथ, गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं इसको या प्लेन गाउट भी बोलते हैं. सो अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट स्पेस या बिटवीन द 2 बोन्स, जहाँ पे 2 बोन्स मिलने आए हैं वो जो जॉइंट बनता है वहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अक्यूमुलेट हुए हैं. अब ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कहाँ से आए बॉडी में? इट इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी बनाती है. मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स से ये यूरिक एसिड बनता है बॉडी में, विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है. तो अगर ये बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुआ प्रॉपरली तो ये जमा होता जाता है बॉडी में, और यूजुअली ये टुवर्ड्स ग्रेविटी
फ्लो होता है, ब्लड के साथ ये टूवर्ड्स ग्रेविटी जाता है, इसीलिए बिग टो इज द कॉमनेस्ट साइट। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स ये धीरे धीरे नीचे फ्लो होते जाते हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी, तो नीचे पैर में जमा होते हैं, इसीलिए वो बिग टो वाला जो साइट है वो कॉमनेस्ट साइट है गाउटी आर्थराइटिस का। Simple MCQ for you, gouty arthritis is what? It is accumulation of uric acid crystals in the joint space or between the articulation of the two bones. That is gouty arthritis. Done with writing this? Metabolism of proteins क्यों लिखा है? Yes, ma'am. Metabolism of proteins से ये nitrogenous waste products बनते हैं बेटा बॉडी में, वो अगर अभी नहीं समझ रहा है तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू सी ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड कैसे बनते हैं एक्सक्रीशन चैप्टर में, दैट टाइम वी स्पीक ऑफ दिस, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। चलो, तो ये हो गया गाउटी आर्थराइटिस। सी ये ऐसा दिखेगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बिग टो इज द कॉमनेस्ट साइट, यहाँ एंकल्स पे भी हुआ है देखो। एक्सरे जब लेके देखते हैं तो ये बोन, ये जब फुट का एक्सरे लेते हैं तो ये बोन्स दिखते हैं अंदर के, तो पता चलता है कि यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अक्यूमुलेट हुए हैं ये, और ये एक्सटर्नली ऐसे रेडनेस दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी, ये जॉइंट एक्सट्रीमली टेंडर हो जाएगा, यू कैन नॉट मूव दिस बिग टो, चलना मुश्किल हो जाता है, एक्सट्रीम पेन होगा, स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस रहेगा। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गाउटी आर्थराइटिस का। ऑल राइट, नेक्स्ट वी कम टू ऑस्टियोपोरोसिस। सो अब हमारी बॉडी में जो सेल्स बोन बनाते हैं वो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। सब लोग लिखो, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन बोन के रिजॉर्प्शन वाले सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो बोन्स का रिजॉर्प्शन करते हैं, उनका जो बोनी मैटर है, जो हार्ड मैटर है, उसको कम करते जाते हैं। जब ये बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन के बीच में बैलेंस बिगड़ जाएगा, अभी नॉर्मली हमारी बॉडी में कैसे होता है, फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और रिजॉर्प्शन कम होता है, इसीलिए हमारे बोन्स अच्छे मेंटेन रहते हैं। जब ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, देखो देयर इज नो बैलेंस बिटवीन दिस फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन, जब ये दो सेल्स बैलेंस में काम नहीं करेंगे तो बोन बनता कम है और रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता जाता है, तो वो पोरस होता जाता है, पोरस होता जाता है। पोरस मतलब क्या होता है, देखो ये अगर नॉर्मल बोन है, सी आर बोन्स आर पोरस, नॉर्मली ऑल्सो दे आर पोरस। पोरस मतलब ये देखो छोटे छोटे ये स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे बोन में, अगर हम ये बोन को देखेंगे तो, राइट। सो दिस इज नॉर्मल बोन, बट जब ये बोन और ज़्यादा ऐसा पोरस हो जाएगा, मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स ये कम काम कर रहे हैं, बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, ये हार्ड स्ट्रक्चर को रिजॉर्ब करने वाले सेल्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, दिस विल बी द स्ट्रक्चर इन ऑस्टियोपोरोसिस। बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम इसको कंपेयर करते हैं कि एक नॉर्मल डोसा और रवा डोसा में से ज़्यादा पोरस कौन सा दिखता है, व्हेन यू सी, सोच के देखो। रवा डोसा। हाँ, हाँ, बट एक नॉर्मल डोसा भी तो पोरस रहता है ना, उसमें भी रहते हैं पोर्स। सो दिस विल बी लाइक अ नॉर्मल डोसा एंड दिस विल बी लाइक अ रवा डोसा, पोरोसिटी ज़्यादा, मतलब ये बोन फॉर्मिंग सेल्स कम हैं, कम काम कर रहे हैं, और बोन रिजॉर्बिंग सेल्स ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ देयर इज़ नो बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। वैसे केसेस में ये कंडीशन होती है, नाम ही ये देखो, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब
porosity in the bone. Excessive porosity in the bone is osteoporosis. मतलब normal bone is also porous, but there is a difference in these porosity levels. यहाँ पे देखो ज़्यादा blank spaces दिख रहे हैं. ये हार्ड स्ट्रक्चर, ब्राउन वाला हार्ड स्ट्रक्चर है, ये कम दिख रहा है. एक्चुअल बोन में ब्राउन वाला हार्ड स्ट्रक्चर ज़्यादा दिखना चाहिए, पोरोसिटी कम दिखनी चाहिए. सो ऑस्टियो इज बोन, पोरोसिस इज एक्सेसिव पोरोसिटी of the bone. This is because normal cells, there is no balance between bone formation and bone resorption. तो देखो bone will become porous, लिखो bone will become porous. Actually bone will become more porous because bone पहले से भी porous है, agreed, but it becomes more porous. लॉस ऑफ बोनी मास हो रहा है. बोनी मास जो है वो हम लूज करते जा रहे हैं डे बाय डे. ऐसा बोन जो पोरस होता गया है, इट विल बी मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. जब आप तोड़ने की कोशिश करोगे हाथ से 2 पीसेस में, तो ये जल्दी ब्रेक होगा या ये जल्दी ब्रेक होगा? सेकेंड वन. हाँ, सेकेंड वन. ये वाला पोरस वन विल बी मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. तो यही हमने लिखा है यहाँ पे. ऑस्टियोपोरोसिस में द बोन विल बी मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी बोन की. मतलब एक पर्सन जो खड़े रह सक रहा है अच्छे से अपने बोन्स पे बॉडी वेट लेके, जब पोरोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाएगी. बोन्स उतना, ये पोरस बोन्स उतना वेट नहीं उठा पाएंगे दिन भर अगर वो पर्सन इज मूविंग अराउंड. यूजुअली डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होता है. इट ऑल्सो हैपन्स विथ एजिंग. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, पोरोसिटी इंक्रीज होती जाती है. इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी का फ्रैक्चर बोन का 80 इयर्स में हुआ तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको वापस रिपेयर करना. 40 इयर्स में फ्रैक्चर हुआ तो ठीक है, बोन की स्ट्रेंथ रहती है, एटलीस्ट बोन इज नॉट दैट मच पोरस. बट 80 इयर्स इंडिविजुअल का अगर फ्रैक्चर हुआ तो बोन की स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है. बोन इज वेरी मच पोरस. एंड इट इज ऑल्सो सीन इन फीमेल्स आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज, जब फीमेल्स का मीनोपॉज आता है. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल्स में एक नॉर्मल साइकिल होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में. 45 इयर्स के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है. फीमेल्स का मेन सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन इज मेन फीमेल सेक्स हार्मोन. ये ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो भी अफेक्ट करता है ये बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन के बैलेंस को. सो एमसीक्यू बनता है कि ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है. कौन सी फीमेल्स में? आफ्टर 45 इयर्स वाली एज वाली फीमेल्स में इट इज़ मोर कॉमन. देन एजिंग फैक्टर है ही जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में काम करता है. डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. सो हम एडवाइस करना, जो फीमेल्स कंप्लेन करती हैं 40 इयर्स की एज वगैरह से कि बोन्स में पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, चलना नहीं हो रहा है, उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ये सब चालू हो जाते हैं. डॉक्टर स्टार्ट्स गिविंग देम कि आप ये लेते रहो. सो एटलीस्ट वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स से थोड़ा बोन का बेटर क्वालिटी रहेगा, उतना ज़्यादा पोरस नहीं होगा. Done with writing all these points with osteoporosis? यस मैम. श्रिंकेज होगा बोन का. मतलब बोन का जो लेंथ था पहले, अब वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा. सो इससे बेंडिंग मूवमेंट दिखती है. बेंडिंग, इफ यू सी ओल्ड पीपल थोड़ा बेंड करके चलते हैं. वो ऐसा स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर, मतलब सारे लोग नहीं, सम ऑफ देम दे कैन नॉट मेंटेन दैट स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर बिकॉज बोन्स श्रिंक होने की वजह से बॉडी को थोड़ा बेंड होके चलना पड़ता है. दैट ओरिजिनल हाइट ऑफ द पर्सन डज नॉट रिमेन.
देखो, मैम वो मुझे लॉस ऑफ पूछना था कि हाइट। वो कार्टिलेज होता है ना, हम्म अब कार्टिलेज होता है ना तो वो कैल्शियम और आयरन से ही बना हुआ होता है क्या? कार्टिलेज नहीं बेटा, यहाँ पे तो हम बोन की बात कर रहे हैं ना। हाँ मैम, वो तो बोन की बात कर रहे हैं, बट हाँ, बोन भी तो कैल्शियम से बना हुआ होता है और कार्टिलेज भी तो उसे स्टिक होता है ना, तो फिर वो भी कार्टिलेज भी कैल्शियम कैल्शियम का से बना बना हुआ हुआ। रहता है, बट देर आर डिफरेंट अदर थिंग्स ऑल्सो। उसकी बात करेंगे हम बाद में। अच्छा मैम। हाँ ऑस्टियोपोरोसिस मैम। में देखो क्या क्या दिखेगा। लॉस ऑफ हाइट, क्योंकि बोन्स श्रिंक हो रहे हैं तो ओरिजिनल हाइट जो है उससे थोड़ा कम, मतलब पर्सन को बेंड होके चलना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं लॉस ऑफ हाइट। श्रिंकेज ऑफ बोन्स, बोन का जो टोटल मास रहता है, जो वेट रहेगा बोन्स का, वो वेट रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज पोरोसिटी बढ़ गई है अब। तो वेट रिड्यूस होगा बोन्स का, बोन मास विल डिक्रीज, पोरोसिटी इन द बोन विल इंक्रीज। हंच्ड बैक, ये जो मैंने बोला कि वो ऐसे झुक के चलते हैं, तो उसको बोलते हैं हंच बैक। पेन होगा, मूवमेंट रिड्यूस्ड रहेगी। ऐसे इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे दिन भर चलने के लिए, दे विल हैव रिड्यूस्ड एक्टिविटी, रिड्यूस्ड मूवमेंट। सो ये सारी चीज़ें आपको ऑस्टियोपोरोसिस के साथ एमसीक्यू में दिखेगी। लॉस ऑफ हाइट, द बोन बिकम्स पोरस, बोन मास डिक्रीज हो जाएगा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। नाउ बिकॉज बोन मास इज रिड्यूसिंग तो श्रिंकेज हो जाएगा बोन्स का, हंच बैक अपीयरेंस मिलेगा, पेन रहेगा, लिमिटेड मूवमेंट रहेगा। दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस। मैम हम हंचबैक को मतलब एग्जैक्टली ये भी बोल सकते हैं ना कि इरेक्ट पोस्चर कम हो जाएगा? यस, यस। ओके मैम। कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर नहीं रहेगा, थोड़ा सा बेंडेड रहेगा। सो दैट हाँ मैम। बेंडिंग इज हंचबैक। बोन की मिनरल डेंसिटी कम होगी, देखो कम होगी। इम्बैलेंस हो रहा है, बोन का रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, बोन जितना बन रहा है वो कम है, रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। वही चीजें हैं जो हमने लिखी हैं। सर्टेन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स में होगा ही। कुछ मेडिकेशंस भी रहती हैं जो बोन्स को वीक करती हैं, बोन रिजॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, बट नॉट इन डिटेल फॉर यू। आपके लिए वो जो कॉमन कॉजेज हमने देखे वही रहेंगे। सी दिस इज हंचबैक, मतलब 40 इयर्स में अगर इतना इरेक्ट पोस्चर रहता है, सी, तो फिर 60 इयर्स में थोड़ा सा हुआ है हंचिंग, एंड देन 70 इयर्स में और ज़्यादा हंचिंग। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है उससे हाइट देखो कम हो रही है ये। और पोरोसिटी देखो, यहाँ पे देखो बोन अच्छा है, यहाँ पे और पोरोसिटी बढ़ गई है, यहाँ पे पोरोसिटी और बढ़ गई है। बोन मास रिड्यूस होता जा रहा है, बोन मास इज रिड्यूसिंग। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट जॉइंट डिसऑर्डर्स। आपको याद रखना है आर्थराइटिस और उसके ये टाइप्स, आर्थराइटिस एंड उसके टाइप्स। व्हाट इज आर्थराइटिस इन जनरल एंड द टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, एक एक के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हमने लिखे हैं, दैट मच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड दूसरा ये ऑस्टियोपोरोसिस, सेकेंड इज दिस ऑस्टियोपोरोसिस।